This is myself is Sudhir Kumar, foreman instructor in Central Workshop in GPES Ottawa, District Palwal, Haryana. This is basically this presentation is an introduction part of the lathe machine. So we will discuss about the introduction, what exactly lathe machine done, what are the different parts in the lathe machine, and finally with the help of the lathe machine, what type of the different operation we can perform, we will discuss in this slide. तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये जो प्रेजेंटेशन है वो ऑफिस 7 पर बनी हुई है, तो ये बेसिकली ऑडियो अनेबल्ड स्लाइड्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको जब आप प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे तो उसमें एक साउंड जैसा एक सिंबल आएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप इस जो पीपीटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. So this is the table of content of this presentation. The whole presentation is divided into the 3 parts. First one is a lathe machine. In the part 1 is basically lathe machine and introduction. In second part we will discuss about the different parts of the lathe machine. And in the part 3rd we will discuss about the different operation performed using the lathe machine. So today in the manufacturing sector, the whole machines can be divided into the 2 parts. First one वो machines हैं जो हमारे material को subtract करती हैं या हमारे material को remove करती हैं, और दूसरी जो machines हैं जो आजकल additive manufacturing, जो कि एक नया research का topic है और जिस पर बहुत latest research चल रहा है कि हम material को add करते हैं. लेकिन हम यहाँ पर लेथ मशीन को डिस्कस करेंगे, और लेथ मशीन में बेसिकली हम मटेरियल को सब्सट्रैक्ट करते हैं या मटेरियल को रिमूव करते हैं. अब लेथ मशीन है क्या? लेथ बेसिकली एक ऐसी मशीन है जिसमें हमारा जो वर्कपीस है वो एक एक्सिस पर रोटेट करता है, और एक्सिस पर रोटेट करने के क्यों करता है? क्योंकि उसको वैरायटी ऑफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने होते हैं. वैरायटी ऑफ ऑपरेशन हम आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे. स्पेशली इन द पार्ट 2 इज डिजाइंड फॉर दिस वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ओनली. और ये जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशन है ये हम टूल्स की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं, और ये टूल हमारे टूल पोस्ट पर होते हैं, एंड दैट टूल्स आर फीड टू द वर्कपीस. So now we can say that lathe is a machine device which rotates the workpiece on its axis to execute a variety of operation with tools that are fed to the workpiece. Basically in lathe machine, the job, or you can say workpiece, is held between the two rigid and strong support called the center in a chuck. So now see this diagram of lathe machine. So यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो लेथ के विजिबल हो रहे हैं, जैसे कि लैग है, लैग के ऊपर ट्रे है, ट्रे के ऊपर हमारा बेड है, और सेंटर में जाएंगे तो कैरेज है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो गियर बॉक्स है, हेड स्टॉक है, और राइट हैंड साइड में टेल स्टॉक है. लेथ में बहुत सारे डिफरेंट ये पार्ट्स हैं. अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक पार्ट की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग बॉटम मोस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, और ये पार्ट है हमारा लैग. अब देखिए लैग है क्या चीज. जैसा कि हमारा डायग्राम हमें बता रहा है कि ये सबसे बॉटम पार्ट है हमारी लेथ मशीन का, और ये मशीन का वो पार्ट है कि जो हमारे फ्लोर से कनेक्टेड रहता है. कास्टिंग से ये पार्ट बनाया जाता है,
और ये हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये पार्ट एक तरीके से पूरी लेथ मशीन का जो वेट है उसको बियर करता है। इसीलिए ये पार्ट हमारा ग्राउंड से बहुत ही प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट रहना चाहिए और वाइब्रेशन को हमारा मिनिमाइज जो है वाइब्रेशन हमारा मिनिमाइज होना चाहिए। लैग जो है वो कास्ट आयरन से बना होता है। अब कास्ट आयरन के बारे में आप जानते होंगे, कास्ट आयरन इज नथिंग बट कास्ट आयरन इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ आयरन कार्बन alloys in which carbon content is greater than 2%. And the beauty of this cast iron is this, why हम इसे लेथ में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होती है एंड इट इज आल्सो हैव गुड वियर रेसिस्टेंस। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, लैग जिसे हम कहते हैं। अब हम जब लैग के ऊपर जाते हैं तो हमारा दूसरा पार्ट आता है ट्रे। ट्रे का मेन जो वर्क होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो भी मटेरियल हमारा रिमूव हो रहा है, मटेरियल जो रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। आगे जब हम स्लाइड्स देखेंगे ऑपरेशन को समझेंगे वहां पर चिप्स भी आपको दिखाई देंगी। तो चिप्स को ऐसा नहीं है कि चिप्स डायरेक्टली मशीनिंग ऑपरेशन हुआ, जो मटेरियल रिमूव हो रहा है चिप्स की फॉर्म में वो काफ़ी हॉट होता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। यदि वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पर गिरेगा तो डेफिनेटली ये हमारी बॉडी को हार्म करेगा। सो इसके लिए ट्रे होता है और ट्रे का जो मेन वर्क होता है जितना भी मटेरियल रिमूव हो रहा है चिप्स की फॉर्म में उसको एक जगह पर कलेक्ट करना। अब ट्रे के ठीक ऊपर हम देखते हैं देयर इज अ बेड। देखिए बेड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेड बेसिकली एक हैवी स्ट्रक्चर है जो क्या कहते हैं कास्ट आयरन बेस्ड है। सिंगल पीस भी हो सकता है, यदि हमारी स्मॉल मशीन है, स्मॉल लेथ है तो सिंगल पीस की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन समटाइम्स 2 या 3 पीसेस को जॉइंट करके भी इसको बनाया जाता है। और बेड बेसिकली एक सपोर्टिंग और गाइडिंग बेस होता है फॉर कैरेज एंड हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक। तो बेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी लेथ मशीन के देखे हैं। पहला लेग है, दूसरा ट्रे और तीसरा बेड। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हेड स्ट्रोक, यदि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में इस डायग्राम में देखें तो हेड स्ट्रोक आता है। हेड स्ट्रोक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लेथ मशीन का। ये बेसिकली एक होलो रेक्टेंगुलर कास्टेड स्ट्रक्चर होता है जो माउंटेड होता है ओवर द बेड एंड इट बेसिकली वर्क्स एज हाउसिंग फॉर द चक एंड शाफ्ट। सो हमारा जो बेसिकली हेड स्ट्रोक है उसमें कुछ गियर अरेंजमेंट्स भी आप देख रहे हैं। नीचे हमारा गियर बॉक्स है जिसमें हम फ्रंट गियर लगा सकते हैं, बैक गियर लगा सकते हैं एंड कुछ हमारा पुलिस का अरेंजमेंट होता है। और इसी हेड स्ट्रोक में थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर लीवर जो है बेसिकली लीवर ड्राइविंग चक भी होता है, जो गियर और स्पिंडल को आपस में इंगेज करना है, डिस्क इंगेज करना है, ये इसका बेसिकली वर्क होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपका हेड स्ट्रोक में है वो चक है। बेसिकली चक का मेन वर्क होता है जॉब को होल्ड करना। जो भी हम जॉब बनाना चाह रहे हैं पहले उसको चक में फिक्स करेंगे, तो जॉब होल्ड करने के लिए हम चक का यूज करते हैं। और ये चक बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा थ्रीजा चक होता है जो कि सिलेंड्रिकल जॉब के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल जो चक भी कहते हैं। इसकी ब्यूटी क्या है यूनिवर्सल जो चक की, कि हमारी जो चक की होती है उससे यदि हम एक की को टाइट करते हैं एक पार्ट को, तो ऑटोमेटिकली जॉस जो है वो अदर 2 पार्ट भी सेंट्रली फिटेड होते हैं और वो
एकदम से हमारे जॉब को टाइट करके कस के पकड़ लेते हैं। फोरजा चक जो होता है वो हमारा स्क्वायर जॉब के लिए हम उसको यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो हमारे चारों जॉज हैं उनको एक एक करके हमें टाइट करना पड़ता है। हेड स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लेथ मशीन का, और हम थोड़ा सा हेड स्टॉक के ठीक हम राइट साइड में जाएंगे तो वहां पर टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक बेसिकली क्या करता है कि आप टेल स्टॉक में ध्यान से देखिए, एक हमारा रैंप क्लैंप लगा हुआ है और एक हमारा हैंड व्हील लगा हुआ है। बैक साइड में हमारा हैंड व्हील है। हैंड व्हील का बेसिकली पर्पस क्या है कि जो हमारी जॉब है अंदर उसको आगे पीछे करना, और लॉकिंग के लिए हम लोग रैम क्लैंप को यूज करते हैं। ये जो टेल स्टॉक है ये भी हमारा कास्ट आयरन बेस्ड होता है, और टेल स्टॉक को कभी कभी हम डेड सेंटर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली वर्क क्या है टेल स्टॉक का? टेल स्टॉक हमारी जो वर्किंग रोड है, कभी कभी हमारी रोड बहुत लेंथ वाइज इट इज वेरी लॉन्ग, तो बैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम टेल स्टॉक का यूज करते हैं। इट बेसिकली टू सपोर्ट द वर्किंग रोड टू अवॉइड द बेंडिंग, और ये हमारी बेसिकली गाइड वेज के ऊपर हम इसे रखते हैं। अब हमने यहाँ डेड सेंटर की बात करी टेल स्टॉक, तो हेड सेंटर में हमारा लीव सेंटर भी हम उसे कहते हैं। तो अब तक हमने अपनी जो लेथ मशीन है उसके 5 जो पार्ट हैं उनको डिस्कस कर लिया है। लेग, बेड, ट्रे, हेड स्टॉक, गियर बॉक्स एंड टेल स्टॉक। ये 6 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद अब हम देखेंगे तो हमारे पास एक फीड बॉक्स भी आता है, और इस फीड बॉक्स में हमारे 2 पार्ट कनेक्टेड होते हैं। एक हमारा लीड स्क्रू होता है और एक फीड रोड होता है। लीड स्क्रू जिसमें थ्रेडेड कटिंग हुई है, और फीड रोड जो हमारी सिलेंड्रिकल है। तो ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम अपनी लेथ मशीन में देखते हैं कि सेंट्रली एक पार्ट है दैट इज अ कैरेज। कैरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैरेज एक कंबाइंडली नेम है 5 पार्ट का: सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट एंड एप्रॉन। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी लेथ मशीन के। हमारे कैरेज के अंदर एक पार्ट है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट बेसिकली हम लोग टेपर टर्निंग के लिए यूज करते हैं, और ये टूल पोस्ट जो होता है उसको हाउसिंग प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हमारा टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट बेसिकली इट इज, ये एमएस बेस्ड होता है, मतलब माइल्ड स्टील बेस्ड होता है, और ये जो हमारे टूल बिट होते हैं उनको होल्ड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो हैंड व्हील भी होगा आपका, और इसी में आपका एक क्रॉस स्लाइड भी है। ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं लेथ मशीन के, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। You can say this slide is the extension of the last slide. For example, in the last slide, the feed rod, lead screw, clutch are not visible. But in this slide, you can clear cut see where the lead screw, where the feed rod, where the clutch. And similarly, you can see here about the spindle speed selector, where the spindle. So I can say that this is the extension of the previous slide, but in this slide you can see the completely parts of a lathe machine, and this slide gives you the you can say it gives you about the more imagination about the क्या कहते हैं component of a lathe machine. Now in this slide we will see about more about the carriage. So basically जो हमारा carriage होता है,
कैरेज बेसिकली मूव करता है. इट इज यूज टू मूव टूल अलोंग द लेथ बेड. और हमारे कैरेज के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सडल, second one is the cross slide, and third one is the apron. Saddle is basically H shaped casting mounted on the top of the lathe base, and it provides means of mounting the cross slide and apron. In this diagram you can clear cut see where the saddle, where the apron, where the cross slide, where the compound rest. So as we discussed, apron is a part of the carriage. It is basically fastened to the saddle. It it basically houses for the gears and the mechanism required to move the carriage, or it basically cross slide automatically, and and the apron hand wheel turn manually to move carriage along the lathe bed, and it is basically a locking of lever inside the apron. Basically, it prevents engaging split nut lever and automatic fill lever at the same time. This is the beauty of apron. As see in the previous diagram, where the apron is clear cut visible, you can imagine even what exactly apron do. So it is basically fastened to the saddle. It basically houses the gears and the mechanism required to move the carriage, or the cross slide automatically. And apron hand wheel turn manually to move carriage along the lathe bed. Apron is one of the most important part of the lathe machine. Diagram shows you about the more component of the tail stalk. You can see here, this is a tail stalk spindle clamp which is used to lock the tail stalk, and in the backward side we can see tail stalk hand wheel. With the help of this we can move the dead center, and there is a tail stalk spindle that can be moved with the help of the tail stalk hand wheel. There is a offsetting screw, and there is also a tail stalk clamp lever. So this is very important part of lathe machine. Chuck is very important part in lathe machine. It is used for holding the job. और हमारा जो चक है वो बेसिकली दो टाइप का होता है. एक हमारा 3 जा चक होता है और एक हमारा 4 जा चक होता है. 3 जा चक को हम यूनिवर्सल चक भी कहते हैं. और ये जो यूनिवर्सल चक है हमारा, ये जो सिलेंड्रिकल जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारे वर्क पीस हैं, जो हमारी जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब स्पेशली, उसको होल्ड करने के लिए हम 3 जा चक को यूज़ करते हैं. 3 जा चक की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि जब हम एक जॉ को टाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द चक्की, ऑटोमेटिकली जो अदर्स 2 हमारे जॉज हैं वो भी टाइट हो जाते हैं. ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है. 4 जा चक जो होता है, जनरली हमारी जो जॉब है यदि वो स्क्वायर शेप में है तो उसको होल्ड करने के लिए हम 4 जा चक को यूज़ करते हैं. बट 3 जा चक और 4 जा चक में यही डिफरेंस है कि जहाँ पर 3 जा चक में हम एक जॉ को विद द हेल्प ऑफ द चक की टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अदर 2 जॉज भी टाइट हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ 4 जा चक हमें हर बार अपने जॉस को टाइट करना पड़ता है. एंड उसके बाद फिर हम ये चेक करते हैं क्या वो सेंटर जो एक्सिस है हमारा उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लेथ मशीन का चक. एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा. Now in this diagram we see when we fix our job in the chuck
is rotate, so definitely workpiece also rotate. So that mean जैसे जैसे हमारा स्पिंडल रोटेट करता जाएगा, हमारा वर्कपीस भी रोटेट करता जाएगा। और जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि टेल स्टॉक एक डेड सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, जो केवल एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड इन दिस डायग्राम वी कैन से दैट कि देयरफॉर द वर्कपीस विच इज हिल्ड इन द चक आल्सो रोटेट विद अलोंग इट्स एक्सिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे हम इस चीज़ को और डेप्थ में समझना चाहेंगे कि हम जॉब को कैसे फिक्स करते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने एक जब डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर टूल पोस्ट वर्ड आया था जो कि हमारा कैरिज का पार्ट था। तो टूल पोस्ट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारी टूल बिट को होल्ड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि टूल जो है हमारा, the tool is made to move either parallel or at an inclination with the axis of the revolving workpiece to cut the desired material. That mean हमारा जो टूल है हमें उसे मूव कराना है, जॉब हमारा फिक्स है। अब टूल हमारा पैरेलल भी मूव कर सकता है, इंक्लाइनेशन भी मूव कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द रिवॉल्विंग वर्कपीस to cut the desired material. So in this diagram we can understand this कि what exactly is happening. This slide is basically extension of the last slide. So we can see here, यदि हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि हमारा कटिंग टूल वो हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, और जो हमारा कटिंग टूल है इट इज हिल्ड इन अ टूल पोस्ट. सो दिस टूल इज फीड अगेंस्ट द revolving work. With this diagram, in this slide we can see the tool post is basically moves parallel. So हम इस स्लाइड में थोड़ा सा देखते हैं कि हमें जब हैंड व्हील को मूव कराना है तो यदि हम पैरेलली अपने टूल पोस्ट को पैरेलली मूव कराना चाहते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। देन टूल पोस्ट को इंक्लाइनेशन में हम यदि मूव करना चाहते हैं तो इस डायग्राम की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि टूल पोस्ट को कैसे इंक्लाइनली। सो एज पर द प्रीवियस स्लाइड नाउ वी कैन सी दैट इफ वी वांट टू प्रोड्यूस ए सिलेंड्रिकल पीस, व्हेन टूल मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस। दैट मीन इस फिगर में आप देखेंगे कि यदि हम अपने एक्सिस के पैरेलली हम टूल को मूव कराएंगे तभी हमें सिलेंड्रिकल पीस मिलेगा। बट नाउ इमेजिन, मान लीजिए हमको टेपरिंग करनी हो, देन हमें क्या करना होगा ये हम समझेंगे आगे। तो लास्ट स्लाइड में हमने कहा था कि मान लीजिए टेपर्ड सरफेस चाहिए, सो तब हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने टूल को इंक्लाइन, मतलब एक्सिस जो है इंक्लाइनेशन टू द एक्सिस, यदि हमें टेपर्ड सरफेस प्रोड्यूस करना है तो व्हेन इट मूव्स दैट मीन टूल्स मूव इंक्लाइनेशन टू द एक्सिस। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यदि हमें सिलेंड्रिकल पार्ट कोई चाहिए तो हमारा टूल जो है वो पैरेलल टू एक्सिस होना चाहिए, और जहाँ पर भी हमको टेपर्ड सरफेस चाहिए दैट मीन इंक्लाइनेशन टू द एक्सिस। This is the last one part of my presentation, that with the help of the lathe machine we can perform the different operations. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी इससे पहले हम लोगों ने पहले लेथ मशीन को समझा, लेथ मशीन कैसे काम करती है। उसके बाद हमने लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को जानने की कोशिश करी, और उसके बाद अब जो हमारा लेथ मशीन है उससे हम किस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू की स्लाइड्स में वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एक वर्ड यूज़ किया था, उसको हम इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। With the help of lathe machine, we can perform the different operations like turning, facing, boring, drilling, threading or knurling.
बेसिकली हमारी जो वर्कशॉप में टर्निंग शॉप है उसमें 3 जॉब हैं, जिनमें से 3 में से 2 जॉब डायरेक्टली लेथ मशीन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा एज पर द सिलेबस कि फेसिंग और टर्निंग को काफ़ी हद तक क्लियर किया जाए। उसके अलावा हम लेथ मशीन से डिफरेंट और ऑपरेशन जैसे कि बोरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, नलिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो फेसिंग और क्या कहते हैं टर्निंग ऑपरेशन को समझना है। इसके अलावा जो आपका बोरिंग है, मैं केवल आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली बोरिंग में होता क्या है। किसी भी एग्जिस्टिंग होल को, बोरिंग में किसी भी एग्जिस्टिंग होल को या कोई भी हमारी सिलेंड्रिकल कैविटी है जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस प्रोसेस से जिसको हमने बनाया है, यदि हम उसको एनलार्ज करना चाहते हैं, सो दैट वी विल यूज अ बोरिंग। ड्रिलिंग इन लेथ मशीन, हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कि हमारा जो टेल स्टॉक है वो फिक्स्ड है, उसमें हमने ड्रिल को फिक्स कर दिया और उस ड्रिल की हेल्प से हम एक होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्रेडिंग, जिसको हम हिंदी में चूड़ी काटना भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लेथ मशीन हम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। नर्लिंग ऑपरेशंस को भी हम लेथ मशीन में मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली नर्लिंग इज व्हाट इट इज बेसिकली टू इट इज टू प्रोड्यूस ए रेगुलरली शेप्ड रफनेस on cylindrical surfaces. It is the nulling. So now our main concentration is the facing and turning. Now we discuss about the turning. What is the turning? So turning का मतलब बेसिकली हमारा कोई भी सिलेंड्रिकल वर्क पीस है उसके एक्सटर्नल सरफेस से मटेरियल को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ द टूल बिट्स, इट इज कॉल्ड अ टर्निंग। हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमारे पास एक वर्क पीस है और हमारे टूल पोस्ट में हमारा जो टूल है, जो हमारी जो टूल बिट्स है, कटर टूल बिट्स, वो हमने सेट कर रखा है। और हम देखते हैं जैसे ही चक हमारा रोटेट करना स्टार्ट करता है और हम टूल को वर्क पीस के टॉप सरफेस पर लगाते हैं और उसके बाद जैसे जैसे टूल को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस, उसके एक्सटर्नल सरफेस से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द टर्निंग। सो वी कैन से this process turning is the removal of metal from the external surface of cylindrical workpieces using various types of the cutter tool bits. In this slide we can see with the help of this operation turning we can produce the different types of the surfaces. यहाँ हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। With the help of the turning process we can produce a conical workpiece, we can produce a क्या कहते हैं curved workpiece, we can produce a last not least but with the help of the turning we can produce also the grooved workpiece. Rough turning is it is a part of the turning process. So what exactly is happening in rough turning? देखिए, टर्निंग बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे जितना भी एक्सटर्नल मटेरियल है उसको रिमूव करना ही टर्निंग है। बट ये जो रिमूवल है फ्रॉम द वर्क पीस, यदि हम मिनिमम टाइम में करते हैं, हाउ? बाय अप्लाइंग द हाई रेट ऑफ द फीड एंड हाई डेप्थ ऑफ कट, heavy depth of cut, so that is called the rough turning. So we can say
दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस मीन हेयर क्या कहते हैं, रफ टर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इन ए मिनिमम टाइम by applying the high rate of feed and heavy depth of cut. During operation, roughing operation, we have to remember that की depth of cut and rate of feed की वैल्यू, कुछ वैल्यूज हैं, इस रेंज में लाई करना चाहिए. सो डेप्थ ऑफ कट जो है वो हमारा 2 से 5 mm होना चाहिए एंड रेट ऑफ फीड जो है वो 0.3 to 1.5 mm पर रिवोल्यूशन ऑफ द वर्क होना चाहिए. It is important because when we perform the experiment, then the value should be lie between some ranges. So these values are very important for this is very important for the this operation, roughing operation. So now this is the finish turning. So as in the previous slide, there are the two factors. First one is the depth of cut and second one is the feed. So again finish turning mean that is the more accurate. So in finish turning operation, depth of cut ranges from 0.5 to 1 mm and feed from 0.1 to 0.3 mm per revolution of the workpiece. In the previous slide, for the this is for the and in the previous slide, this value feed is lies from the 0.3 mm to 1.5 mm per revolution of the workpiece. So now here this value is changed. And during operation we have to remember that the lathe machine is started and a trial cut is made from the end of the work to 5 to 6 mm by applying the hand feed, and the finished diameter is checked by a micrometer. Once the right diameter is made, the rest is finished by the automatic feed. Step turning, it is a very important operation we perform with the help of the lathe. Step means step by step. So step turning is an operation performed on the lathe machine where the excess material is removed from the workpiece to obtain the various steps of the different diameter. So in the diagram we can see that with the help of basically in this operation step turning, we obtained the different diameter. That's why we called it the step by step. That means we want to obtain the different diameters like 5 mm, then 10 mm. So we will perform this operation step turning. And the tool used and the procedure followed is same as a straight turning. And the procedure is only broken into the desired number of steps with different length and radii. So this is the beauty of this ऑपरेशन. जैसे हमारा स्टेप टर्निंग है सिमिलर बिल्कुल उसी के है जैसे हम स्ट्रेट टर्निंग में करते हैं. एज इन द प्रीवियस टूल्स भी वही यूज़ करने हैं, प्रोसीजर भी वही है. बट द डिफरेंस इज दैट कि इससे पहले जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया वहाँ पर हमारा डायमीटर वेरी नहीं कर रहा, बट इन दिस केस डायमीटर इज वेरी. So now the facing operation. What is the objective of the facing operation? हमारे facing operation का objective क्या है? Basically, with the help of the facing, we want to produce a flat surface at the end of the part, or you can say with the help of the facing operation, we can make the face grooves. So with the help of diagram, we can something imagine what exactly is happening in the facing operation. देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली है, जब हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमें टूल्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है.
यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग फेसिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं और हमारा वर्क पीस है और ये वर्क पीस हमारा चक में फिक्स है। अब जैसे जैसे ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें अपना जो फेसिंग टूल है उसको वर्क पीस के एंड पर केवल हमको टच कराना है। सो विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड हैंड व्हील to advance the tip of the tool until it just touches the end of the work. So we have to use the feed crank to back of the tool until it is beyond the diameter of the workpiece. So ये बड़ा important point है हमारा फेसिंग में कि with the help of the compound hand wheel हमें जो टिप है टूल का वो जस्ट टच कराना है अपने वर्क पीस को, और जो हमारा क्रॉस फीड क्रैंक है उसको बैक ऑफ करना है टूल अंटिल इट बियॉन्ड द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। नाउ वी हैव टू टर्न द लेथ एंड एडजस्ट द स्पीड टू ए फ्यू 100 आरपीएम। देखिए, जब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मशीन को ऑलवेज टॉप गियर से स्टार्ट करेंगे। स्लोली स्लोली हमें अपने मशीन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना है। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो टूल का टिप है वो वर्कपीस को सही तरीके से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है और ये हमें इंश्योर भी करना है। एज इन द प्रीवियस स्लाइड वी से वी हैव टू इंश्योर कि हमारा जो फेसिंग टूल का जो टिप है वो वर्कपीस को सही तरीके से टच करना चाहिए। And as we see, when the tool touches the workpiece, it should start to remove the metal from the end. That mean कि जैसे हमारा टूल जो है वर्कपीस को टच करेगा तो देन व्हाट वी हैव टू सी, हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा टूल जो है वर्कपीस को टच करेगा तो जो हमारा वर्कपीस है उससे मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन सी स्लोली स्लोली मटेरियल रिमूव होना हमारा स्टार्ट हो जाता है और हम इसको कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारा जो फेस वाला पोर्शन है हमारे वर्कपीस का, जब तक उससे मटेरियल रिमूव नहीं हो जाता है। सो दैट मीन वी हैव टू कंटिन्यू एडवांसिंग द टूल until it reaches the center of the workpiece, and then crank the tool back in the opposite direction until it is back past the edge of the workpiece. So now we can see in the diagram we have to produce a flat surface in the top of the workpiece. So this is the beauty of this operation, facing operation. This operation, facing operation, I mean, we have to take some these are precautions. Like you can see in the diagram, we have the mark the axis of workpiece. We have to put the facing tool in the center. So if the tip of the tool is below the center line of the lathe, so then a little nub is left at the center of the workpiece. मान लीजिए हमारा टूल है कटिंग टूल का टिप सेंट्रल लाइन ऑफ द लेथ के जस्ट नीचे रह जाता है, तो वहाँ पर एक लिटिल नब जो है वो लेफ्ट करेगा। आप फिगर को ध्यान से देखेंगे, एट द सेंटर ऑफ द वर्क पीस। सो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन हमारा जो टिप है टूल का जो सेंट्रल लाइन ऑफ द लेथ है वहाँ पर प्लेस्ड होना चाहिए, ना उसके अप ना बिलो। So if the tip of the tool is below the center line, so this will create a problem for us. In the last slide, if the tip of the tool, यदि हमारा जो टूल का टिप है
वो सेंट्रल लाइन के बिलो है, दैट क्रिएट द प्रॉब्लम, लिटिल नब। अब यदि हमारा टूल जो है, मान लीजिए जो टिप है वो बहुत हाई पार्ट पे हो गया, सो दिस विल आल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम। सो इफ द टूल इज टू हाई but the nub will have more of a cone shape in that case, and if the tool is too low, it place a suitable thickness of the shim stroke underneath the tool in the tool holder. So during the operation हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फेसिंग टूल का टिप है वो सेंट्रल लाइन से मैच करना चाहिए। सो स्टार्टिंग में ही हमें सेंट्रल लाइन से बिल्कुल अपने टूल को मैच कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें अपना ऑपरेशन जो है स्टार्ट करना चाहिए। सो एट द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आई होप आपको प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो बेसिकली आइडिया था लेथ का एक इंट्रोडक्शन, लेथ में कितने डिफरेंट हमारे पार्ट्स होते हैं और वेरियस टाइप ऑफ द ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बट वी आर द लर्नर्स, दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट द 100%। सो सजेशंस आर वेलकम। यदि आपका कोई भी सजेशन है जिसके थ्रू हम इस प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सकते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन द स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड पर ही मेरा ईमेल मेंशन्ड है, आप मुझे ईमेल करें जिससे इस स्लाइड को, इस प्रेजेंटेशन को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। एंड एट द एंड, थैंक यू वेरी मच।